सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 18 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। आज के संपादकीय में बात करी गई है कटघरे में चुनाव, फिर कसौटी पर पुनरीक्षण और नाम नहीं काम की संस्कृति। कटघरे में चुनाव में जिक्र करा जा रहा है वर्तमान में चल रहे चुनाव आयोग पे खड़े सवाली मुद्दे पे। पिछले काफ़ी समय से देश में स्वतंत्र, स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव के लिए लगातार आवाज़ उठाई जाती रही है। खासतौर पर ईवीएम के ज़रिए मतदान और मतों की गिनती को लेकर कई बार संदेह जाहिर किया गया। ऐसे आरोप सामने आए हैं कि इसमें तकनीकी गड़बड़ी के ज़रिए या मतगणना में हेरफेर करके नतीजे प्रभावित किए जाते हैं। विडंबना यह है कि जब भी इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं तो आमतौर पर उन्हें निराधार मानकर खारिज कर दिया जाता है। दलील ये होती है कि जो उम्मीदवार हारता है केवल उसकी शिकायत होती है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे सभी आरोप सही साबित हों, मगर इस बीच अगर कहीं से मतगणना और नतीजे में हेराफेर की कोई शिकायत हर स्तर की जांच पड़ताल के बाद अंतिम तौर पर सही पाई जाए, तो ऐसे में समूची प्रणाली भी संदेह में घेरे में आती है। जाहिर है इसके बाद फिर नतीजे और उसके आधार पर बनी सरकारें भी कटघरे में होती हैं। गौरतलब है कि हरियाणा के पानीपत जिले में ग्राम पंचायत बुआना लखूब में सन 2022 में हुए सरपंच के चुनाव के बाद जब नतीजों की घोषणा हुई, तभी इस पर विवाद उठा था। मामला तब जिला अदालत से होते हुए आखिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ऐसी शिकायतें अब तक शायद ही किसी अंजाम तक पहुंची हों, मगर इस मामले में शीर्ष अदालत ने फैसले पहली बार ईवीएम से चुनाव और मतगणना पर उठाने वाले सवालों को मजबूत आधार दिया है। दरअसल इस मामले में अदालत में खुद ईवीएम मंगवाई और कर अपनी निगरानी में मतों की फिर से गिनती करवाई और पहले के नतीजे से अलग परिणाम घोषित किए। इसमें परिणाम पलट गया और पहले हार चुके प्रत्याशी को सरपंच बनाया गया। जाहिर है शीर्ष अदालत की इस कावियात के बाद अब ईवीएम के जरिए डाले गए मत और उसी गिनती से लेकर किसी प्रत्याशी की जीत हार की घोषणा तक की समूची प्रक्रिया की पारदर्शिता पर अगर सवाल उठते हैं तो उसमें बेमानी या निराधार घोषित कर पाना मुश्किल होगा। इस पर मामले से ये भी ज़ाहिर होता है कि किसी चुनाव की पूरी प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है, ताकि विवाद की स्थिति में उनकी जांच हो और सारे संदेह दूर किए जाएं। बिल्कुल, जो हाल ही में ये आपका राजस्थान से खबर आई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद नया सरपंच बनाया गया। सॉरी, हरियाणा से खबर जो आई थी, जो नया सरपंच बनाया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं के ऊपर, कि अगर ऐसा एक जगह हो रहा है क्योंकि एक ही मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाया, तो पता नहीं कितनी जगहों पे ऐसा हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। फिलहाल जो भी है, एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पे खड़ा प्रक्रिया के ऊपर हो ही चुका है और इसके बाद भी जो वर्तमान में नेता विपक्ष द्वारा कई सवाल खड़े करे गए हैं, वो भी चिंताजनक हैं। कसौटी पर पुनरीक्षण संपादकीय में लोकतंत्र में चुनाव केवल सरकार चलाने की वैधता हासिल करना नहीं, बल्कि यह उस बुनियाद का प्रमुख स्तंभ है जिस पर देश या राज्य की पूरी व्यवस्था का दारोमदार टिका होता है। इस प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठे सवालों का जवाब भी निश्चित रूप से चुनाव आयोग के पास ही है। मगर सवाल यह है कि क्या आयोग के जवाब से आमजन, सामाजिक संगठन और संबंधित राजनीतिक दल संतुष्ट हो पाए हैं? साफ है कि ऐसा नहीं हुआ और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। अब शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह एसआईआर के तहत मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों को कारण सहित सार्वजनिक करें। चुनाव आयोग का दावा है कि बिहार में मृत अस्थायी रूप से स्थानांतरित तथा कई कई स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की सूची संबंधित राजनीतिक दलों के साथ पहले से साझा की जा रही है। हालांकि विपक्षी दलों का आरोप है कि उन्हें आधी अधूरी जानकारी मुहैया कराई जा रही है। सवाल यह भी है कि अगर किसी मतदाता का नाम सूची से हटाया गया है और उसके पीछे क्या कारण है, इसकी जानकारी संबंधित व्यक्ति को कैसे मिल पाएगी? क्या हर व्यक्ति के लिए अपने स्तर पर सूची में अपना नाम दर्ज होने या ना होने की पुष्टि करना संभव है? इसी पहलू को ध्यान में रखकर शीर्ष अदालत ने बिहार में मसौदा सूची से हटाए गए नामों की सूची पंचायत स्तर के कार्यालय पर जिला स्तर के निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। बिल्कुल, अगर किसी को हटाया गया, किसी का नाम हटाया गया, तो उसके कारण बताया जाए। क्या वो पाया ये जा रहा है कि व्यक्ति जो है वो वहीं रह रहा है, कई सालों से वहीं रह रहा है, जीवित है, फिर भी उसका नाम हटा दिया गया। चिंता यहीं पर लोग को हो रही है कि अगर ऐसा बेबुनियाद तरीके से होने लगेगा तो फिर चुनावों का क्या ही महत्व रह जाएगा। अब कई लाख लोग को तो
ये कह के हटा दें कि वो मृत हो चुके हैं, मगर अब धीरे-धीरे बातें निकल के आ रही हैं कि वो जीवित हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में निर्वाचन आयोग कैसे जवाब देता है इन सारे प्रश्नों को और क्या इस लोकतंत्र में चुनाव फिर से पारदर्शी हो जाएँगे। अगला संपादकीय है नाम नहीं काम की संस्कृति। सुरेश सेठ साहब लिखते हैं, भारत बहुत प्राचीन देश है, यहाँ की सांस्कृतिक विविधता ही हमारी पहचान है। आज़ादी का शतकी महोत्सव जो हम वर्ष 47 में मनाने वाले हैं, इसके लक्ष्य में भी यही इच्छा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रखकर विश्व गुरु की भूमिका निभाए। वर्तमान सरकार का भी यही घोषणा है कि अपने देश में जिस विकास की नींव हम रख रहे हैं उसका सुफल हजारों वर्षों तक मिलेगा, तो हमारी सांस्कृतिक गरिमा और भव्यता बनी रहेगी। भारत एक युवा देश और इसकी आधी आबादी कार्यशील उम्र आबादी में अवधि में है। मतलब हमारी जो आधी जनरेशन है वर्कफोर्स है, वो यंग जनरेशन है। इसलिए अगर ये आधी आबादी काम या राष्ट्र निर्माण में लग जाए तो भारत को दूसरे देशों से आगे निकलने में देर नहीं लगेगी। मगर हमारी अर्थव्यवस्था के प्रकाशित गायकों का यह मत है कि हम दुनिया के विभिन्न देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं और अब ज़रूरत है कि अर्थव्यवस्था में कुछ और सुधार करने को। अब देखना यह है कि विकसित भारत का सपना दिखाने वाले लोग क्या देश के में काम की संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के लिए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई जिसमें विभिन्न देशों की मेहनत वृद्धि या का काम करने की अवस्था का आकलन किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत में कम से कम आधी आबादी काम के बजाय आराम करना पसंद करती है, क्योंकि मुफ्तखोरी और अनुकंपा संस्कृति का चलन बढ़ रहा है। एक और बात सामने आई है कि भारत में बहुत सारे लोग की मेहनत को श्रेय या पारिश्रमिक ही नहीं मिलता। बिल्कुल, बहुत से क्या वर्क कल्चर अच्छा नहीं माना जाता भारत का, चाहे निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, क्रेडिट नहीं मिलता है, ग्रोथ नहीं दिखती है, तभी लोग फ़ॉरेन चले जाते हैं। ये संदेह नहीं है कि आज भी जो बेकारी के आंकड़े सामने आते हैं, इनमें ग्रामीण बेरोज़गारी के बाद शहरी बेरोज़गारी में भी वास्तविक अर्थों में कोई कमी होती नज़र नहीं आ रही है। चाहे औपचारिक घोषणाओं में हम ये कहते रहे हैं कि हमने हज़ारों लाख खाली पद भरे कर लिए हैं, लेकिन प्रश्न यही नहीं है कि हमने कितने खाली पद भरे, बल्कि देश की युवा संतति के कामकाज के लिए कितनी नई कार्य व्यवस्थाएं सृजित की गई हैं। बिल्कुल, हमने पद नहीं भरे, हमने कितने नए जनरेट करे हैं ताकि हम मॉडर्न मॉडर्न समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्कफोर्स को वहाँ पे ऑक्यूपाई कर सकें। अब लोगों को रोज़गार मिले, लेकिन जब हम वास्तविकता का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि मध्यम और कुटीर उद्योगों के विकास में भी बड़ी पूंजीपतियों के निवेश का प्रवेश हो गया है, क्योंकि सरकार की नीति निजी क्षेत्र को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने की है। सहकारिता आंदोलन के विकास के बारे में बहुत से औपचारिक बयान दिए जाते हैं, लेकिन असलियत यह है कि सहकारिता की भावना को किसी भी समर्पित स्तर पर देश में अपनाया नहीं जा सका। ना तो कृषि और ना ही उद्यम क्षेत्र में। देश में नवोद्यमों की बहुत बात होती है। नवोद्यम वे उद्योग हैं जिनमें नए निवेशकों को काम करने का अवसर मिलता है और नवाचार या नवोन्वेषण को प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन नवोद्योगों का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। धनी लोग जो बैंकिंग सहायता से इन उद्योग में सक्रिय योगदान दे सकते हैं, उनकी भागीदारी कम हो रही है। कृत्रिम मेधा और डिजिटल क्षेत्र के विकास के साथ साथ अल्प पूंजी वाले निवेशकों का फ़ीसद इसमें कम होता जा रहा है। उधर शुल्क संघर्ष में विदेशी व्यापार पर इस तरह का करवट बदलता नज़र आ रहा है कि लगता है कि भारत के निवेशकों को लागत पूरा ना होने और निर्यात घटने के संशय से औद्योगिक सक्रियता कम करनी होगी। टैरिफ की वजह से भी डर लग रहा है इन्वेस्टर्स को कि कैसे हम कारोबार चला पाएँगे जब हमारे प्रोडक्ट्स बाहर सेल ही नहीं हो पाएँगे। हैवी हैवी टैरिफ लगने के बाद कौन खरीदेगा आपके प्रोडक्ट्स? ₹10 का प्रोडक्ट जब आपको ₹50 का मिलेगा, ₹30 का मिलेगा, तो वहाँ उस देश का बायर ही प्रेफ़र करेगा कि वो वहीं के लोकल प्रोडक्ट्स खरीदे। आजकल लगता है कि देश में दावा संस्कृति या नाम संस्कृति का बोलबाला हो गया है। अभी सरकार की ओर से बयान आया कि हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, आर्थिक शक्ति बनते जा रहे हैं। ये बयान तो पहले ही आ गया था कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। लेकिन आर्थिक सामर्थ्य का यह बड़प्पन क्या देश में काम करने वालों के लिए काम की संस्कृति पैदा कर रहा है? क्या वर्क कल्चर बन रहा है? क्या क्या जॉब जनरेट हो रही हैं? क्या टेक्नोलॉजी नवाचार हो रहा है? ये नहीं पता। इस गारंटी को पूरा करने के लिए हमने रियायती दिलवड़ियाँ बाँटना जारी रखी हैं। इसके लिए सभ्य नाम उदार संस्कृति है और आर्थिक नाम अनुकंपा संस्कृति है। वर्ष 29 तक हमने सस्ता खाद्यान्न प्रदान करने की नीति को बढ़ा ही दिया है। असर ये हुआ है कि नौजवानों का दबाव रोज़गार खिड़कियों से हटकर रियायती अनाज
काटने वाली खिड़कियों की ओर हो गया है। बिल्कुल बढ़िया बात कही इसमें और बहुत ही कम शब्दों में जो वर्तमान में ज़रूरत है देश की, जो एक मुल्क की ज़रूरत होती है, युवाओं की ज़रूरत होती है, विकसित होने की जो बुनियादी पॉइंट्स होते हैं, उनको यहाँ पे हमारे सामने लाया गया। जो यही आप अगर अपने संपादकियों के माध्यम से अपने निबंधों में मेंशन करेंगे, अपने उत्तर लेखन में मेंशन करेंगे, तो आपको वो सफलता मिलेगी। बहुत बढ़िया संपादकीय सुरेश सेठ साहब द्वारा आपके सामने इस संपादकीय के रूप में आज लाया गया है। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।